इलेक्शंस के चलते फंड्स और डोनेशंस को लेकर चर्चे कहाँ ही खत्म हो रहे हैं, जहां आम जनता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितने की डोनेशन दी है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। वहीं स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना दुख चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स, स्पेशली वो जहां अपोजिशन पार्टीज रूल कर रही है, इस बात से परेशान है कि सेंटर उन्हें फंड्स नहीं दे रहे हैं या फिर उनके बोरोइंग लिमिट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वैसे तो ये सिनेरियो कई स्टेट्स में देखने को मिला है, लेकिन इसमें टॉप पर दिल्ली और केरला आते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बावजूद ये मामला सुलझ नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन इस बारे में आपस में बात करे और कोई सोल्यूशन निकाले, लेकिन फिर भी लगता है कि ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21 मार्च को हुई हियरिंग में इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कुछ ऐसे नजारे देखने को मिले हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कई एक्शन से गुस्सा दिखी है, जिसकी वजह से ही केरला की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेंटर को खूब फटकार लगाई है और काफी हीटेड डिबेट्स EGR वेंकटरमनी के साथ देखने को भी मिले हैं। उनका ये गुस्सा सुप्रीम कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस सूर्यकांत एंड KV विश्वनाथन के सामने आर्गुमेंट करते हुए साफ दिखाई दिया है। अब जहां सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंशियल लीगल टसल चल ही रही थी कि 21 मार्च को इसमें और नया ड्रामा देखने को मिला, जब केरला गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने सबमिशंस दिए। आपको याद दिला दूं कि पिछले हियरिंग में किसी तरह का समझौता नहीं होने के बाद एक मिडिल ग्राउंड पर आते हुए सेंटर ने केरला स्टेट को ₹5,000 करोड़ की एडिशनल बोरिंग लेने का ऑफर किया था और ये सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने एक वन टाइम मेजर की तरह दिया था, ताकि केरला के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बिफोर द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑन March 31, 2024 एलिवेट हो जाए। पर हाल ही में हुई हियरिंग में सिब्बल ने कहा कि ये अमाउंट काफी नहीं है। साथ ही उन्होंने सेंटर द्वारा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस को भी हाईलाइट किया, जो बेस थी कि अब केरला और एडिशनल बोरोइंग के लिए इंटाइटल नहीं है। सिब्बल ने कहा कि वो नेगोशिएशन के ब्रेकडाउन में इंटरिम रिलीफ के मेरिट्स पर आर्ग्यू करने के लिए रेडी है। सिब्बल ने आर्ग्यू किया ये कहते हुए कि यूनियन गवर्नमेंट से केरला की बोरिंग लिबरलाइजेशन के बाद से 98% गिरकर 2.9% हो गई है और इसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने यूनियन के एज एन एग्जीक्यूटिव एक्ट करने और स्टेट के फाइनेंशियल अफेयर को मैनेज करने में ऑब्जेक्शन रेज किया है। He stated, each state is entitled to devise for itself what its program should be, what its budget should be, how much should it spend and how much should it borrow। साथ ही सिब्बल ने ये भी हाईलाइट किया कि ये बोरोइंग फिस्कल लिमिट्स में है और यूनियन द्वारा इम्पोज की गई रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है। He stated, Union government using its executive power cannot disentitle us from borrowing from the market despite the Finance Commission recommendations. The Finance Commission is a constitutional body. The Union government cannot do this under any provision of the Constitution. सिब्बल ने कोर्ट से क्वेश्चन किया कि फाइनेंस कमीशन ने 14th फाइनेंस कमीशन में स्टेट की ओवर बोरोइंग को कंसिडरेशन में लिया था और फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा फिक्स किया था एट 4.5% और यूनियन को भी इस बारे में पता है, पर उन्होंने इसके एडजस्टमेंट नहीं प्रोवाइड की। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कोई भी अमाउंट अंडर यूटिलाइज्ड है तो एडजस्ट होगा, but a ruling against it would have to be assumed that the Finance Commission was not aware of this। इसी बात पर सिब्बल ने केरला बोरोइंग को सस्टेनेबल बोला और यूनियन के सडन ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन किया, कहते हुए Since 1960 our state has never defaulted। You think the experts in our state and the decision making authorities are not cognizant that they have to pay back the liability when it arises? Do you think we are so irresponsible? Besides, the market will not allow me to sell my bonds if they are deemed to be unsustainable. But the union cannot, through an executive order, stop us from approaching the market। हालांकि सेंटर के काउंसिल वेंकटरमनी ने इस पे एक डिफरेंट वर्जन दिया, जब उन्होंने केरला द्वारा फिगर्स की मिस रिप्रेजेंटेशन को हाईलाइट किया और कहा कि स्टेट ने रिसेंट ईयर्स में कंसिस्टेंटली ओवर बोरो किया है। स्टेट काउंसिल की क्लेम्स को काउंटर करते हुए ही स्टेटेड दैट द स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेटेड एन अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल सिचुएशन। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी ने स्टेट के पुअर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर भी एम्फसाइज किया और कहा कि ये सारी बातों को ध्यान में रखा जाए जब इंटरिम रिलीफ का क्वेश्चन डिसाइड करना हो। He also questioned the need for interim relief now, pointing out 14 requests have been made by 9 states in the past. These requests have been made by the chief ministers. We have declined. They want overborrowing over and above the guidelines. We have refused this on 14 other occasions. So why this interim relief today? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये ओरिजिनल सूट केरला स्टेट ने फाइल किया है अगेंस्ट द सेंटर। क्यों? क्योंकि पिछले साल दिसंबर में स्टेट ने ये असर्ट किया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ डायरेक्टिव्स और अमेंडमेंट्स हैं जो उन्हें उनकी बजटरी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने से रोक रहे हैं। जब स्टेट की ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी
तो अपेक्स कोर्ट ने भी इससे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक अनड्यू इंटरफेरेंस बताया था। वहीं दूसरी ओर सेंटर का जो कंसर्न है वो लोअर्ड बोरोइंग लिमिट से जुड़ा हुआ है। यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को डिफेंड करते हुए एक रिटन नोट भी फाइल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका ये मेजर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करने के लिए है। सेंटर के बिहाफ पर एजी वेंकटरमनी ने एम्फसाइज किया था अबाउट द पोटेंशियल रैमिफिकेशंस ऑफ अनचेक्ड स्टेट बोरोइंग ऑन द नेशंस क्रेडिट रेटिंग एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यूनियन का स्टैंड इस बात पर बेस्ड है कि ब्रॉडर इकोनॉमिक कंसर्न्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट होना जरूरी है टू प्रिवेंट फिस्कल इम्प्रूडेंस एट द स्टेट लेवल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केरला ने इस नैरेटिव को मानने से साफ मना कर दिया है और ये आर्ग्यू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक डिबेट्स के रिलेशन में स्टेट को ऑटोनोमस अथॉरिटी देता है। स्टेट का रिस्पॉन्स यूनियन के आर्टिकल 293 की इंटरप्रिटेशन को भी चैलेंज करता है, जिसमें कंटेंडेड है that the consent mechanism outlined in the provision primarily serves to protect the union's position as a creditor rather than conferring overarching powers to regulate state borrowing। इन्हीं सब सबमिशंस को सुनने के बाद बेंच ने प्रोसीडिंग्स को अडजर्न कर दिया। आपको बता दूं कि पहले इस महीने में सेंटर ने केरला की रिक्वेस्ट टू अलाउ बोरोइंग ऑफ ₹19,351 करोड़ को रिफ्यूज कर दिया था, साइटिंग कंसर्न्स ओवर द स्टेट्स बजट डेफिसिट। हालांकि टॉप कोर्ट ने इस नीड को एक्नॉलेज करते हुए यूनियन को बोरोइंग लिमिट्स पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को कहा था, स्पेशली इन लाइट ऑफ केरला's अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स। सिर्फ यही नहीं, बीच में केरला और यूनियन गवर्नमेंट में काफी झगड़े भी हुए थे, इस वजह से क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट केरला स्टेट गवर्नमेंट के पीछे पड़ गई थी कि हम आपको पैसे देंगे पर आप ये केस वापस ले लो। इस कंडीशन से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ही क्या बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी चौंक गई थी कि भला ये यूनियन की कैसी डिमांड है, और उन्हें फटकारते हुए कह भी दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है। जस्टिस विश्वनाथन ने डांटते हुए पूछा, कैन यू टेल दिस टू अ लिटिगेंट टू नॉट फाइल अ सूट? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 131। आपको ये भी बता दे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेंटर द्वारा ऑफर्ड 5,000 करोड़ रुपीस को रिफ्यूज करते हुए यूनियन को खूब फटकारा भी था, क्योंकि उनके हिसाब से केरला जितने पैसों की मांग कर रही है उससे भी लॉ के अंडर ही मिलने चाहिए और केरला स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग से नहीं मांग रही है। सिब्बल स्टेटेड, ₹5,000 crores will not take us anywhere. We need at least 10,000 crores. They are saying this on the assumption that the suit is liable to be dismissed. I can demonstrate that we are entitled to borrow this amount under the law. हालांकि एजी ने भी केरला स्टेट गवर्नमेंट को खूब फटकारा था कि जिस तरीके से केरला स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे हैं तो वे यूनियन द्वारा दिए अमाउंट को 9 महीने भी नहीं चला पाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा, they will have only ₹21,664 crores for the first 9 months. If out of this amount an advance of ₹15,000 crores is given early, it will be left with only ₹6,664 crores. It will be extremely difficult for the state government to manage with this, especially given its past expenditure pattern. तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है तो देखना ये होगा कि फैसला किसके हक में होता है। सेंटर और केरला दोनों ने इस केस में इंटरिम रिलीफ पर फैसला करंट फिस्कल ईयर ऑन 31 मार्च से पहले देने की रिक्वेस्ट की है। सो उम्मीद है कि होली के बाद हमें ये वर्डिक्ट भी सुनने को मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा ऑन दिस केस अपडेट्स।